सेंटर ऑफ मास का बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं, नहीं? ऑल्सो वी हैव सीन हाउ टू फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फास्ट लॉ। क्या है न्यूटन्स फास्ट लॉ? स्टेटमेंट सबको आता है। यही है वो लॉ जिसको न्यूटन पहली बार बोले, नहीं? न्यूटन का फास्ट लॉ ओरिजिनल रिटन बाय न्यूटन कहाँ लिखा है मालूम है? देयर इज ए बुक कॉल्ड प्रिंसिपिया। हाँ, उसमें लिखा है। लॉ ऐसे नहीं लिखा है जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो। सर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में क्या वर्ड्स नहीं, अभी न्यूटन्स लॉ को हम लोग जिस तरीके से समझ रहे हैं शायद न्यूटन को खुद को समझ में नहीं आया हो, क्योंकि थिंग्स आर डेवलपिंग। वो अपना स्टेटमेंट में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लिखे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लिखे हैं, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं है। मतलब मन ही मन में कुछ चीज़ें सोचे और उसको लिख दिए। तब के लोगों के लिए उतना काफ़ी था, लेकिन जैसे जैसे लोग रिसर्च करने लगे और इसका रिफाइंड फॉर्म आने लगा तो पता चला कि न्यूटन्स लॉ को लोग जैसे समझ रहे थे वो ऐसा नहीं है, कुछ अलग है। शायद न्यूटन भी वैसे नहीं समझे थे, है ना? न्यूटन लॉ को न्यूटन से काफ़ी पहले गैलीलियो बता दिए थे 17वीं सेंचुरी में, नहीं? ये कोई चीज़ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है तो घूम रहा है तो घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? नहीं घूम रहेगा, घूमते रहेगा तो घूमते ही रहेगा। न्यूटन काफ़ी चीज़ को वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके लिखे। माइट हैव हर्ड अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सुनिए ना? उनका नहीं है, नाम अपना जोड़ा। ये केपलर का बना हुआ है। केपलर वाज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, और वो क्या बनाया, अपने जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट को बैठा के टेलीस्कोप लगा के सारे प्लैनेट्स का पोजीशंस नोट करने लगे। वो सारा डाटा को देख के न्यूटन ने कोरिलेट किया कि हाँ ऐसे हो रहा है तो चलो ऐसे मान लेते हैं, डाटा सबको देख के, है ना? 13वीं सेंचुरी में हो गया था। तो न्यूटन काफ़ी चीज़ के बहावा लिए हैं, क्योंकि उनके ऊपर ध्यान दिए, बाकी लोग दिए नहीं। एप्पल तो सबके सर पे गिरता था, न्यूटन के सर पे गिरा तो लॉ लिख दिया। हमारे सर पे गिरा होता तो क्या करते? पहले खाओ कि देखो कब गिरेगा दूसरा, पेड़ को थोड़ा धक्का मारो और गिरेगा, क्या देखते हैं? नहीं, सोच है। चलिए, न्यूटन फास्ट लॉ क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल unbalanced force, as long as no external unbalanced force acts on a body न्यूटन जो लिखे थे, it continues in its state of rest or motion along a straight line. इन इट्स मोशन, जो मोशन था वही मोशन में चलेगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन ही तो हुआ, है ना? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये हो गया लॉ। कोई बॉडी रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो चलते रहेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन यू से कांस्टेंट वेलोसिटी, नीड से यूनिफॉर्म मोशन, नीड से स्ट्रेट लाइन, से ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड, है ना? मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये लॉ को समझने के लिए हम लोग को पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना चाहिए। क्या हमें समझ में आता है एक्सटर्नल फोर्स की मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स की मतलब क्या है ना? एक्सटर्नल फोर्स मतलब बताए थे पहले भी। Whenever a force is to be manifested, you need an agent to apply the force on the object. If the agent is outside the object, the force is called external force, है ना? और बैलेंस्ड फोर्स कब है? इफ नेट फोर्स इज जीरो, दिस इज बैलेंस्ड, है ना? नेट फोर्स जीरो होने की कंडीशन क्या है?
अगर 2 फोर्स आ रहे हैं तो 2 फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। 3 फोर्स आ रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 है ना। अच्छा, व्हाई नॉट इंटरनल फोर्स इज टोल्ड ऑफ हियर? Sir, they are always balanced. Yes, internal forces are always balanced. So net internal force on a rigid body is always 0. Say, when I am saying a statement, you must note the words. I used the term rigid body. अगर कोई rigid body है तो net internal force 0 है। Here we are talking about rigid body. अभी तक जितने सारे मोशन देख रहे थे उसमें बॉडी का शेप एंड साइज में डिफॉर्मेशन के बारे में हम लोग कोई बात नहीं करें। That means when we will talk about something about fluids or gases, so they are not rigid. तो केसेस कुछ बदल जाएंगे। एग्जैक्टली दिस थिंग्स विल नॉट बी एप्लीकेबल। समझ में? हाँ, तो बात कर रहे थे, जब तक कोई बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी के ऊपर नहीं आता है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, है कि नहीं? जब तक श्रेयस प्रधान के ऊपर कोई एक्सटर्नल किक नहीं मिलता है, रेस्ट कर रहा है सो के, तो सोते रहता है कि नहीं रहता है? कोई आया एक किक मारा, उठो सुबह हो गया, तो फिर उठता है। एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल किक इज अप्लाइड, लड़का सोते रहता है, तो जस्ट रेस्ट। समझ में आ गया? अच्छा, ये जो चीज है इसको समझने के लिए हम लोग अभी इसको 2 टुकड़े में लेंगे। एक हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। पहले आज हम लोग सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है इनर्शिया? is the property by virtue of which it maintains its states of rest of motion unless until an external unbalanced force is applied. समझ में? ये इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द मास। मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया। जिसका जितना ज्यादा मास है उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। तो इनर्शिया डायरेक्टली रेफर्स टू मास। जिसका जितना ज्यादा मास है उसका उतना ज्यादा इनर्शिया है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? कोई बॉडी रेस्ट में है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे वो रेस्ट में रहना चाहेगा। हम लोग स्यूडो फोर्स की वगैरह में डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं थोड़ा सा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो कि हम कहेंगे डस्टिंग ऑफ कारपेट्स। कोई कारपेट से धूल निकालना है, कैसे निकालेंगे? कारपेट को लो ऐसे पकड़ के जोर से मारो, डस्ट निकल गया। कैसे निकल गया? मार के डर से निकल गया? नहीं, डस्ट पार्टिकल अपनी जगह रहा, जिसको मारे वो पीछे निकल गया, तो डस्ट गिर गया, है कि नहीं? मैं अगर अपने हाथ को जोर से खींच लूंगा, ये पेन गिर जाएगा, क्योंकि अपनी जगह रहना पसंद करता है कि नहीं? कैरम खेलते वक्त देखिए होगी, अगर इफ यू हैव गॉट ए स्मॉल पिलर ऑफ डॉट्स केप्ट, स्ट्राइकर से जोर से मारोगे, नीचे वाला निकल गया, ऊपर वाला बैठ के रह जाता है कि नहीं? या फिर सोचो कि कोई एक ग्लास के ऊपर, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट तुम लोग देखे होंगे, किसी ग्लास के ऊपर एक पेपर रख लो, पोस्ट कार्ड रख लो, उसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रख दो, और इसको अगर सडनली मारोगे पेपर, तो पेपर निकल जाएगा, ये अंदर गिर जाएगा। ये सब आपके साथ जानकारी है नहीं? सपोज ये कोई एक स्क्रू ड्राइवर है, मैं यहाँ पे एक आलू लगा देता हूँ और आलू ऐसे झूल देता हूँ, इधर से आलू है, ठीक है? सोचो मैं अगर ऊपर से ऐसे ऐसे मारूंगा तो आलू नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? क्योंकि वो अपनी जगह रहता है, आलू किधर नहीं जाएगा, जाएगा कौन? ये घुस जाएगा अंदर, ये अपनी जगह रहेगा, रिलेटेड विद दिस हैंड, ये धीरे 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 ऊपर आता हुआ नजर आएगा, जबकि आलू अपनी जगह है, ये घुस जाता है अंदर। ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें यू स्मार्ट पीपल अंडरस्टैंड नहीं? तो डस्टिंग ऑफ कारपेट्स हुआ, या फिर वो स्कूल में पढ़ाते हैं जो
बस में जाते वक्त बस चलना शुरू करता है तो आप सडनली पीछे की तरफ गिर जाते हो, नहीं? ये सब बचकाना एग्जाम्पल्स है और आप लोगों को सबको मालूम है कि नहीं? लेकिन मुझे बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बताओ? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। क्या इंटरनल फोर्स देंगे तो कोई बॉडी मूव नहीं करेगा? क्या एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स देंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगा? अरे देखो मैं दिखाता हूँ। सपोज आई एम गिविंग यू ए स्मॉल एग्जांपल। हियर इज ए बम केप्ट ऑन ग्राउंड। आप इसको थोड़ा सा फायर देते हो। डू यू थिंक फायर इज ए फोर्स? नो, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, नहीं? तो जैसे आप दिए, बूम करके उड़ गया, सब टुकड़े उड़ गए इधर। हैव यू गिवन एनी एक्सटर्नल फोर्स टू दिस? नो, उड़ तो गया। सपोज कोई एक डंडा है ऐसे, ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ पर कोई एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया? हाँ लगाया। क्या ये बैलेंस्ड है? हाँ बैलेंस्ड है। क्या ये रेस्ट में रहेगा? When you switch on the fan, you supply some electrical energy. When you supply some electrical energy to the fan, you find you are not giving any external force. Then how come the fan starts moving? है ना? कभी सोचे हो ये सीलिंग फैन कैसे चलता है, टेबल फैन कैसे चलता है? ये टेबल फैन हरदम क्लॉकवाइज चलता है, सीलिंग फैन हरदम एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कभी देखियो? नोटिस नहीं किया? नोटिस करना, फिर रीजन बताना क्यों। दोनों मोटर बराबर है। टेबल फैन क्लॉकवाइज चलेगा, सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज थ्रू आउट द वर्ल्ड। सोचना, बताना मुझे अगले क्लास है। हम लोग बात कर रहे थे कि बिना एक्सटर्नल फोर्स का भी कोई बॉडी मूव कर सकता है, बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स का भी कोई बॉडी मूव कर सकता है। और सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं थोड़ा केस बदल देता हूँ। सपोज आई से आई टेक ए प्लास्टिक बॉल केप्ट ऑन द फ्लोर। ये कोई प्लास्टिक बॉल है, किसी फ्लोर पे रखा है। अब ये बॉल के अंदर अगर मैं एक कीड़ा को रख लेता हूँ, छोटा सा कीड़ा है, जब ये कीड़ा चलेगा क्या ये बॉल मूव नहीं करेगा? करेगा। तो इंटरनल फोर्स भी बॉडी को मूव करवा सकता है नहीं? लॉ कहता है जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। पेन रखा है, जब तक धक्का नहीं देंगे वो नहीं चलेगा, है कि नहीं? ये बात है, लेकिन ये तो सबको मालूम है। देन हाउ यू जस्टिफाई न्यूटन्स लॉ? कभी कभार क्या होता है कि लॉ का स्टेटमेंट सेम रहते हुए इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। हम लोग उसको समझने में गड़बड़ कर देते हैं, नहीं? शायद मैं बोल रहा था कभी, बनारस में इतना फाइन साड़ी बनता है कि एक साड़ी माचिस के डिब्बे में आ जाता है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ? बनारसी साड़ी, बनारस में साड़ी एक ठो माचिस के डिब्बे में आ जाता है। समझना क्या चाहिए कि साड़ी इतना फाइन है, इतना पतला है कि माचिस के डिब्बे में आ जाएगा। और लोग समझेंगे बनारस में इतने बड़े माचिस के डिब्बे बनते हैं, उसमें साड़ी आ जाता है। तो अपना अपना स्टेटमेंट तो वही है कि नहीं? इंटरप्रिटेशन आपके हिसाब से होता है। एक टीचर थे, वो टीचर ने क्या किया, वो हरदम पान खाते थे तो क्लास में बहुत कम बोला करते थे। वो कुछ बताना चाहते थे अबाउट यूज ऑफ अल्कोहल। वो क्या किए, एक ऐसा टेस्ट ट्यूब लिए और इस टेस्ट ट्यूब में क्या किए, एक केस में क्या कर लिए, पानी रख दिए, he kept some water, और दूसरे केस में क्या किए, he took some wine। समझ में आया क्या हुआ? फिर वो क्या किए, एक अर्थवर्म लेके गए। अर्थवर्म समझते हो? गोल सा होता है कि लंबा सा? देखे हो ना? तुम लोग कहाँ देखते हो? नहीं, तुम लोग तो आजकल के जमाने के बच्चे हो, तुम लोग अर्थवर्म कहाँ देखते हो? अच्छा ये कौन? जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ,
हाँ, मैं अभी क्लास में हूँ, 2 घंटे बात करिए। तो वो क्या किए, एक अर्थवर्म लिए ऐसा लंबा, ये अर्थवर्म को लेके इसके पीछे एक थ्रेड बांध दिए ऐसे, समझ में आया? फिर इसको पकड़ के लाके इसको इसे पानी में डुबाया, ठीक है? थोड़ी देर डुबाने के बाद बाहर निकाले तो दिखा कि ये हिल रहा है, मतलब जिंदा है। फिर थोड़ी देर बाद इसको लिए और इसको लेके किसमें डुबाया? वाइन में डुबाया। फिर जब इसको बाहर निकाले पता चला मर गया है। तो फिर पान खा रहे थे, पान फेंके, फिर बोले कि क्या समझे? एक लड़का समझाया कि हमें थोड़ा थोड़ा सा वाइन डेली पीना चाहिए, पेट में कीड़े होंगे तो मर जाएंगे। तो अब एक्सपेरिमेंट सेम होते हुए भी इंटरप्रिटेशन अपना अपना होता है कि एक्सपेरिमेंट सेम है, डेमोन्स्ट्रेशन सेम है, लेकिन उसको समझ में आया कि उसके पापा पीते होंगे, बोले कि थोड़ा थोड़ा पीने चाहिए, पेट में कीड़े होंगे तो मर जाएंगे। अब हमें समझना ये है कि हाउ कम न्यूटन्स law of inertia rest is justified in all these cases. As long as no external force is applied, unbalanced force is applied, if a body is at rest, it will remain at rest. न्यूटन्स लॉ का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ा लिमिटेशन है, it talks about point masses. मतलब मास चाहे कितना भी हो, उसका साइज मस्ट बी वेरी स्मॉल। मतलब ये पेन को अगर पॉइंट मास कंसीडर करेंगे, where is that mass? Where all the masses are concentrated? Center of mass. न्यूटन्स लॉ कहता है अबाउट सेंटर ऑफ मास। मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगा, कोई बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस अगर रेस्ट में है तो उनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, वो नहीं। अब देखो हर एक केस में यू एक्सप्लोड ए बम, यू हैव नॉट गिवन एनी एक्सटर्नल फोर्स, द फ्रैगमेंट विल फ्लाई एंड फॉल एट डिफरेंट पोजीशंस, फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, यू विल फाइंड इट इज देयर वेयर द बम वाज। सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया, समझ में आया? अगर हम कहेंगे इस केस में यू विल सी द बॉडी लुक्स लाइक रोटेटिंग, बट व्हाट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास? इट इज नॉट मूविंग। यू सप्लाइड सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द फैन स्टार्ट्स मूविंग, व्हाट अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फैन? इट इज नॉट मूविंग। क्या बात समझ में आ रहा है? तो जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, कहना गलत है कि बॉडी और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। समझ में आया? तो पहले लिखेंगे विथ फाइनल अंडरस्टैंडिंग, हम कहेंगे एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स is applied on a body or system of masses at rest. The center of mass of the body or system remains at rest. बड़ा खतरनाक कंक्लूजन है भैया, चीजों को समझो। स्कूल में नहीं बताएंगे, स्कूल में बताएंगे वही बस चलेगा तुम पीछे गिर जाते हो, रुकेगा तुम आगे गिर जाते हो, नहीं चलेगा तो ऐसे खड़े रहते हो, ये सब बताएंगे। समझ में आ रहा ना? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं देंगे, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मतलब द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। ये फैन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था और ये पॉइंट रेस्ट में रहा क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। लेट अस थिंक ऑफ ए केस, सपोज मैं ये फैन को यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है? आई कंसिडर अनदर टिपिकल केस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये कोई एक फैन है, अब ये फैन का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया, ये पंखा ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा, आप कहोगे हाँ न्यूटन्स लॉ जस्टिफाइड, सेंटर मास इज नॉट मूविंग। नाउ थिंक ऑफ ए केस, अगर मैं ऐसा कोई एक केस लेता हूँ जिसमें मैं क्या करता हूँ, ये पंखे का एक विंग को निकाल देता हूँ, आई रिमूव इट। नाउ ओह सॉरी, क्या
आपको समझ में आ रहा है कि ये पंखा का सेंटर ऑफ मास और अभी सेंटर में नहीं, ये दूसरी जगह है, मे बी समवेयर हियर। ये जो पॉइंट था यहाँ पर, ये सड़क के कुछ इधर आ गया होगा और ये इधर आ गया। नाउ सेंटर ऑफ मास इज हियर। अब पंखा को स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा? सेंटर मास मूव करेगा? नो, सेंटर मास कैन नॉट मूव, यू सप्लाइड सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब होगा क्या, ये जो पंखा जब चलेगा इसके चारों तरफ, देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पंखे को ऐसा भी जैसे मैं चलाऊंगा, मान लो इसका सेंटर मास ऐसा है, तो आप देखोगे ये जो पंखा है वो कुछ ऐसे ऐसे उसके चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। थोड़ा दूर ले लिया था सेंटर मास को, चलो ठीक, इसको थोड़ा पास ले लेता हूँ तो समझ में आएगा। मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, जैसे जैसे आपने ये पंखा को मूव करवाएगा, आप देखोगे सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, लेकिन पंखा ऐसे ऐसे घूम रहा है। आर यू गेटिंग? ऐसा केस में आप नोटिस करोगे कि पंखा का जो हेड है, ये हेड भी कुछ ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर मास को रेस्ट में रखना है, पंखा को रेस्ट में नहीं रखना है। आर यू गेटिंग? पंखा तो घूम रहा है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है। क्या मेरी बातें आपको हजम हो रहा है? ये देखो, ये ऐसे ऐसे, अरे हाँ, बहुत अच्छा था। हाँ, ये था ऐसे। हाँ तो ठीक, समझ में तो आ गया है। मतलब ये हेड जो देखोगे, वो हेड ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्यों? सेंटर ऑफ मास को बैलेंस में रखना है। समझ में आ रहा है? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। जैसे मैं बताया आपको, सपोज आई से हियर इज ए मास, ठीक है, और हियर इज अनदर मास। सपोज हियर इज अनदर मास, ये सब कुछ रेस्ट में है, एवरीथिंग एट रेस्ट। चलिए मैं कुछ ऐसे करता हूं कि और यहाँ पर कुछ ऐसा और एक मास है। सपोज मैं इस मास के ऊपर एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और इस मास के ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मान लेता हूँ, तो ये पूरे सिस्टम के ऊपर बाहर से तो कोई फोर्स आया नहीं। कैसे नहीं आया? ये भी आया, ये भी आया, तो नेट फोर्स कितना आया? 0। एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, बट बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। जब तक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, सिस्टम रेस्ट में है, तो उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। अभी व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स? इससे बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या होगा, जैसे आप इसको मूव करवाओगे, ये चीज जैसे मूव करेगा, ये थोड़ी दूर आने के बाद शायद हो सकता है इसको ठोके, ट्रेन को छोड़ के भागे, तो हाँ, ये जैसे जाएगा थोड़ी दूर, फिर इसको जाके ठोकेगा इधर। जैसे इसको ठोकेगा, ये इधर आएगा, और ये इधर आ रहा है, तो ये आके इसको ठोकेगा। हो सकता है ये इधर गया, ये इसको ठोका, फिर उसके बाद सब अपने अपने डायरेक्शन में तितर बितर के गए। सारे मासेस मूव करने लगेंगे, बट सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। मतलब पहले इस पोजीशन में होते हुए सेंटर मास जहां था वो वहीं पड़ा रहेगा, सेंटर मास विल नॉट मूव। Each mass will start moving, but they will move in such a way that the center of mass of the system is not moving. क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। क्या बात समझ में आया? मैं शायद तुम लोगों को थोड़ा आसान सा एग्जांपल लेता हूँ। न्यूटन लॉ क्यों इतना महान है, आपको समझ में आएगा। क्या आपको प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कशन किए थे कि अगर दो मास है, मान लो कि ये मास m1 है और ये मास दूसरा मास m2 है, और पता चला कि ये मास इधर को गया L1, ये मास इधर को गया L2, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करने का कंडीशन क्या था? क्या था? M1 बोलो, M1 L1। ये तुम लोग को मालूम है, प्रीवियस क्लास हम लोग इसको डिराइव किए हैं और समझे भी। चलिए थोड़ा आप समझते हैं। सपोजिंग, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज हियर इज ए मैन सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर, और इसका मास मान लो कि 60 kg है। And here is another man sitting on another wheelchair. ये दूसरा व्हीलचेयर है और ये इसके ऊपर बैठा है। मान लो कि इसके मास है 40 kg। Now वो दोनों क्या करते हैं? They pull a rope, एक रस्सी को दोनों खींचने लगते हैं। They pull this rope, okay? जब ये दोनों ये रस्सी को पुल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? देखो, हाथ से छूट गया है। भैया ये दोनों आदमी रस्सी को खींचने लगे।
आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ यू कंसिडर ए सिस्टम। सिस्टम लेने के लिए पहले आपको सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम कहते हैं फैमिली, फैमिली क्या है? जो एक घर में रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, रहते हैं, है नहीं। बगल वाले पड़ोस के साथ आप फैमिली नहीं बनाते हो, ठीक है, हाई फाई चलता है, लेकिन दे आर नॉट फैमिली। फैमिली में होता क्या है? कोई किसी को मार दिया तो पुलिस केस होता है क्या? पापा तुमको मार दिया, तुम एफआईआर करते हो? नहीं। तुम्हारा भाई तेरे बहन को मार दिया तो कुछ नहीं, इंटरनल फोर्स है। बस जब इसको एक्सटर्नल बनाते हैं, मान लो बगल वाले उतनी ही बड़ी लड़की को मार दिया, तो बन गया एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि वो सिस्टम बनाए, हम फैमिली को सिस्टम बनाए। सिमिलरली अगर हम इसको सिस्टम मानेंगे तो ये खींचने के कारण इसके ऊपर फोर्स तो आएगा और ये मूव करेगा। इसको सिस्टम मानेंगे तो ये भी मूव करेगा, because there are external unbalanced forces, they are moving. But if I consider this whole thing as a single system, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। अब इनके बीच में जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो गया, है ना। हम किसी को भी सिस्टम मान सकते हैं, तुम्हारा फैमिली हमारा फैमिली मिलकर रहेंगे तो हो सकता है कि नहीं, एक फैमिली। तो अब ये क्या हो गया कि सिस्टम बन गया। अब ये जो टेंशन इन द थ्रेड इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा होगा? वेट आ रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, वेट नॉर्मल रिएक्शन, बट नेट बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है। अब जब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, विल नॉट दे बोथ ऑफ देम मूव? यस, दोनों तो मूव करेंगे। अगर दोनों मूव करेंगे, हमारा बात है कि ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले रेस्ट में था। चलिए निकाल के देखते हैं। सपोज ये आदमी इसको खींच रहा है विथ ए फोर्स F, तो ये मूव करेगा क्या एक्सीलरेशन में? ये मूव करेगा F/60, और ये भी इधर को मूव करेगा। अगर इसके ऊपर फोर्स आ रहा है तो इसके ऊपर भी फोर्स आएगा, क्योंकि टेंशन इन द रोप इज सेम एट एवरी पॉइंट। यहाँ का टेंशन भी F ही होगा, और ये मूव करेगा क्या एक्सीलरेशन में? F/40। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 था, क्योंकि सिस्टम रेस्ट में था। कुछ t सेकेंड के बाद ये कुछ डिस्टेंस गया होगा। कितना गया होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज ut तो 0 हो गया, हाफ F/60 इंटू टी स्क्वायर। ये कितना दूर गया होगा? ये गया होगा L2 कितना गया होगा? हाफ F/40 इंटू टी स्क्वायर। तो जब ये L1 डिस्टेंस गया है, ये L2 डिस्टेंस गया है। नाउ चेक व्हाट इज M1 L1 एंड चेक व्हाट इज M2 L2। M1 L1 क्या हो गया? 60 इंटू दिस, कितना हुआ? हाफ एफ टी स्क्वायर। M2 L2 हाफ एफ टी स्क्वायर, दे आर इक्वल। समझ में आ रहा है? दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, बट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज नॉट मूविंग। हाउ कुड यू नो? बिकॉज M1 L1 इज इक्वल टू M2 L2। क्या बात समझ में आ रहा है? दे मे अपीयर टू मूव, बट द सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। समझ में आया? तो क्या बता सकते हो अल्टीमेटली दोनों कहाँ मिलेंगे? अब सेंट्रल मास किसके पास था? 40 kg के पास कि 60 kg के पास? 60 kg के पास था, कहीं यहीं पे था। अब ये आएगा, ये भी आएगा, और आके दोनों मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों एक जगह मिले, उनका सेंटर ऑफ मास कहीं बाहर पड़ा? ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली दे विल मीट एट द सेंटर ऑफ मास, सो व्हेन दे आर पुलिंग ईच अदर दे विल कम क्लोज एंड मीट एट द सेंटर ऑफ मास। क्या बात समझ में आया? जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, center of mass of the body or system of masses is not going to change. If it is at rest, it will remain at rest. और मोशन में होगा तो मोशन में रहेगा, वो इनर्शिया ऑफ मोशन में हम लोग देखेंगे। फिलहाल तो देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये चीजें आपको समझ में आया कि जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। सर अगर बॉल के अंदर कीड़ा होगा तो? बॉल के अंदर खीरा होगा? कीड़ा होगा? मैं बताया नहीं, तुम लोग पूछे नहीं बताया। ये केस में यहाँ पर जो कीड़ा है, जब वो बॉल के अंदर चलेगा, क्या लग रहा है? ये बॉल के ऊपर ऐसे चढ़ेगा तो बॉल आगे की तरफ भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि जैसे ये चढ़ेगा ये बॉल फिसलने की कोशिश करेगा। फिसलने की कोशिश करेगा तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, क्योंकि बॉल ऐसे फिसलने की कोशिश कर रहा है। इज नॉट इट एन एक्सटर्नल फोर्स? यस, तो ये एक्सटर्नल फोर्स के चलते चल रहा है, कीड़े के लिए नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पे मैं तेल डाल दूंगा, देयर इज नो फ्रिक्शन। अब जैसे जैसे कीड़ा चढ़ने लगेगा, बॉल वहीं पे फिसलते रहेगा। कीड़ा को लगेगा कि मैं चढ़ रहा हूँ। अगर एक ग्लास का बॉल है तो आपको दिखेगा कि कीड़ा हरदम लोएस्ट पॉइंट पे ही है, बिकॉज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कैन नॉट मूव। कीड़ा को लग रहा होगा कि मूव कर रहा है, लेकिन जितना मूव कर रहा है वो उतना घूम जा रहा है, हरदम नीचे ही है।
आर यू गेटिंग? पूरा यूनिवर्स के ऊपर बाहर से कोई फोर्स आ सकता है क्या? नहीं। तो यूनिवर्स का सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, समझ में? अगर कोई एक मेटेराइट आया किसी प्लैनेट के साथ टकराया और फिर वो किसी दूसरे मून के साथ टकराया, उसके बावजूद सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट। इट इज टच से मस नहीं होने वाला, जहां था वहीं पड़ा रहेगा, समझ में? चीजें बड़ा हाई लेवल के हैं। पहले आप सोचो कि अपने लेवल में क्या चीजें हो रहा है, क्या चीजें समझ में आ रहा है। अभी ये जो चीजें हम लोग अभी देखे कि दो आदमी एक दूसरे को खींच रहे हैं, उसके बावजूद सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहता है। तो यहाँ पे आपको एक दो चीज याद रखना है कि दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। व्हाई? टेंशन इज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस। इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है। बट ये पूरे को अगर मैं सिस्टम मान लेता हूँ, उनके बीच में जो भी मारपीट हुआ वो इंटरनल फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बैलेंस्ड रहेगा, जहां था वहीं रहेगा। दूसरा चीज हुआ कि दे विल मीट एट दी सेंटर ऑफ मास। क्या चीजें समझ में आ रहा है? दे विल ऑलवेज मीट एट दी सेंटर ऑफ मास। हाँ बोल। सर वो जो मतलब रिंग के बीच अंदर इंसेक्ट है, वो जो केस है सर, अगर रिंग का जो बॉटम है वो बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है, लाइक पूरा परफेक्टली स्फेरिकल है, फिर तो वो स्लाइड कर रखने की कोशिश नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? अरे जैसे जैसे कीड़ा चढ़ेगा वो बॉल को घुमाने की कोशिश करेगा। हाँ तो सर वो तो फिर रोलिंग है ना, स्लाइडिंग का। अरे रोल नहीं करेगा, फ्रिक्शन होगा तभी तो रोल करेगा। नहीं सर, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है तो एक्सटर्नल फोर्स से मूव कर रहा है, खत्म। तो फिर सर वो स्लाइड करने की टेंडेंसी क्यों रहा है? अरे स्लाइड करने की, तुम अब जब चल रहे हो रास्ते में कैसे चलते हो? स्लाइड करने की टेंडेंसी क्रिएट करते हो, इसलिए तो आगे पूछ जाते हो। सर बट लोएस्ट पॉइंट का तो वेलोसिटी कुछ होता नहीं है। लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी जीरो है का मतलब क्या? टेंडेंसी, जैसे तुम चल रहे हो, तुम्हारे पाँव का, फुट का वेलोसिटी क्या है? इज नॉट इट जीरो? तो विद दैट फोर्स यू आर क्रिएटिंग ए टेंडेंसी टू स्लाइड, सो फ्रिक्शन इज पुशिंग यू फॉरवर्ड, है ना? वेलोसिटी जीरो है का मतलब नहीं है कि टेंडेंसी नहीं है। कोई ब्लॉक कोई इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ रेस्ट में, क्या उसमें स्लाइडिंग टेंडेंसी नहीं है? वेलोसिटी जीरो है बोल के टेंडेंसी है। दैट टेंडेंसी क्रिएट्स ए फ्रिक्शनल फोर्स। वो तो अलग बात हो गई। क्या अब ये चीजें समझ में आया? चलिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाता हूँ, पहले आप समझो। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक मैग्नेट है और चलो मानते हैं कि ये कोई एक आयरन ब्लॉक है। दिस इज व्हाट इज एन आयरन ब्लॉक। चलो मानते हैं कि ये 10 ग्राम का है और ये 50 ग्राम का है और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है। एंड सपोज दे आर केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एंड सपोज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दिया हुआ है। सपोज दिस डिस्टेंस इज समथिंग लाइक say 40 centimeter and the floor is smooth. अब ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, कौन मूव करेगा? आयरन ब्लॉक कि मैग्नेट की दोनों? मैग्नेट मूव नहीं करेगा। अबे इसको पकड़ के रखोगे तो ये खींचा जाएगा, इसको पकड़ के रखोगे ये खींचा जाएगा, छोड़ दोगे तो दोनों आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? क्वेश्चन ये है कि ये आयरन ब्लॉक को खींचा तो आयरन ब्लॉक आया, कुछ समय के बाद आके आयरन के मैग्नेट के साथ चिपक गया। क्वेश्चन है कि कितना, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आयरन ब्लॉक? क्या ये 10 40 सेंटीमीटर होगा? आयरन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर होगा क्या? ज्यादा होगा कि कम होगा? कम। कितना होगा वो आपको बताना है। गॉट माय क्वेश्चन? नाउ ये आयरन ब्लॉक है, फाइंड distance moved by iron block before it reaches the magnet. क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, सिंपल तो है ना? आयरन ब्लॉक है, मैग्नेट है और ये खींचा ही है। तो इसको कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा डिटेल में लिखेंगे थ्योरी के लिए, ठीक है, ताकि बाद में बाकी सेम थ्योरी को दूसरे क्वेश्चन में वर्क आउट कर देंगे। कंसीडरिंग सॉल्यूशन, कंसीडरिंग द ब्लॉक एंड magnet
as a single system. The mutual force is an internal force. क्या ये बात समझ में आया? As no external unbalanced force acts on the system, the center of mass of system remains at rest. क्या ये बात समझ में आया? सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा। क्या ये चीजें समझ में आया? अगर पूरे को सिस्टम मान लेंगे, उनके बीच में जो फोर्स है, दैट फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स। इसके ऊपर जितना फोर्स आएगा, इसके ऊपर उतनी ही फोर्स आएगा, दैट्स एन इंटरनल फोर्स। ये इंटरनल फोर्स, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं आएगा। क्या इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है? हाँ है। वेट इज एन एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स में बताया था, क्योंकि द एजेंट हु इज पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट इज अर्थ व्हिच इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, पुलिंग, सो एक्सटर्नल फोर्स। तो इसके ऊपर वेट आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा है, इसके ऊपर वेट आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? बैलेंस्ड। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज बैलेंस्ड। As long as no external unbalanced force is applied, the center of mass is not likely to move. अब सेंटर ऑफ मास जहाँ था वही रहेगा, रेस्ट में रहेगा। कहाँ था? किसके पास था? मैग्नेट के पास था कि आयरन ब्लॉक के पास था? मैग्नेट के पास था, वो वहीं रहेगा। अब होगा क्या? अल्टीमेटली where they will meet, कहाँ पे मिलेंगे दोनों? दोनों मिलेंगे एट दी सेंटर ऑफ मास। तो आप क्या कहोगे? Thus they meet at center of mass. Let L1 is distance moved by block, iron block. तो L2 क्या हो गया? डिस्टेंस मूव्ड बाय मैग्नेट। और आपको मालूम है कि L1 प्लस L2 40 सेंटीमीटर है, सो इट इज 40 माइनस L1। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर ये आया L1 डिस्टेंस, तो ये आएगा 40 माइनस L1 डिस्टेंस। मैं इसको छोटा, इसको क्यों बड़ा किया? क्योंकि सेंटर पास इसके आसपास था, दोनों सेंटर पास में मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? अब सोचे तो थोड़ा आगे, तो आप कहोगे फॉर नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, M1 L1 must be equal to M2 L2, जो हम जानते हैं। M1 था आयरन ब्लॉक का 10 ग्राम इंटू L1, ये 50 ग्राम का इंटू 40 माइनस L1। क्या यहाँ से हम L1 का वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, which is quite less than 40 सेंटीमीटर्स। कितना है आंसर? 100 बाई 3 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आया? समझ लो, ये है न्यूटन्स लॉ। नहीं कि रखा है, धक्का नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। सर कितना है? L1 पूछा। तो सर L1 तो सर 200 बाई 3 है L1। सॉरी 200/6। हाँ नहीं, L1 100/3 आया। L1 ही तो पूछा है सर क्वेश्चन में तो पूछा है आयरन ब्लॉक की कितना। हाँ, तो L1 किसका था? यही तो लिखा हो, L1 is the distance moved by the block। अरे न्यूटन आज सपने में आएंगे तेरा। क्या बातें समझ में आ रहा है ना? न्यूटन्स लॉ कितना इंटरेस्टिंग। सर ये हम तो और एक मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, 50 मेथड में कर सकते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन ये होगा कि सेंटर पर जहाँ था वहीं रहेगा। कैसे भी कर सकते हैं। तो बस उन दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर कंसीडर करें तो फिर एक्सिस को हम आयरन ब्लॉक का पास में ले लेंगे तो दे विल मीट एट द सेंटर ऑफ मास। यस, दैट्स करेक्ट। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखें दूसरा क्वेश्चन, तुम लोग सोचो। दूसरा क्वेश्चन सोचो कि
ये कोई एक मान लो कि ये कोई एक बोट है, स्टेशनरी बोट इन वाटर, और बोट का लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, लंबा सा बोट है। बोट का मास दिया हुआ है 100 kg, और यहाँ पर कोई पहलवान खड़ा है जिसका वजन है 40 kg। ठीक है, तो एवरीथिंग इज स्टेशनरी इन स्टिल वाटर। अगर ये आदमी चलते हुए बोट का दूसरे एंड में जाएगा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन? इफ मैन wants to other end of boat, find displacement of man। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया, पहले बताओ। अब जैसे ये आदमी चलेगा एक एंड से दूसरा एंड में, आप जानते हो कि जब कोई मैन चल रहा है उसके पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होता है, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? आगे की तरफ होता है। तो जोर से बोलोगे तभी ना। किधर को होता है, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? आगे की तरफ होता है। तो आदमी के पांव पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ हुआ, बोट पे किधर को हुआ? पीछे की तरफ। मतलब जैसे वो आदमी चलने लगेगा, वो बोट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ पुश करने लगेगा। तो जैसे जैसे आदमी इधर जाएगा, ये बोट सरकने लगेगा, लगेगा ही नहीं लगेगा? तो जब आदमी यहाँ पर पहुंचेगा तो बोट भी तो कुछ दूर सरक गया होगा। तो क्या आदमी का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगा? कुछ कम होगा। कितना है वही पूछा है। ठीक है, तो न्यूटन के नजरिया से देखते हैं। न्यूटन के नजरिया से देखते हैं। हमें मालूम है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बीच में तो नहीं है, थोड़ा लेफ्ट को है, क्योंकि आदमी खड़ा नहीं होता तो शायद ये सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। You have added some mass, so center of mass is shifted towards the added mass. सर सीधा कैसे खड़ा है? सीधा कैसे खड़ा है? जैसे मैं खड़ा हूँ? टिल्ट हो जाना चाहिए। अरे यार, सोचो टिल्ट है, बोट का भी अपना मास है। एक चींटी यहाँ पर खड़ा रहेगा तो बोट टिल्ट हो जाएगा, हो जाएगा। अपने हिसाब से सोच रहा है कि मैं बोट में खड़ा हूँ, हाथ ऐसे करके। इधर देखो, इधर देखो। हाँ, ये आदमी के पास सेंटर मास इसी वर्टिकल लाइन पे है। जब ये आदमी इधर चलने लगेगा, इधर इधर जाएगा, आपको मालूम है कि आदमी जब दूसरे कर्नर पे पहुंचेगा, सेंटर ऑफ मास को आदमी के पास ही रहना है, क्योंकि जहाँ पर हेवियर मास है वहीं पे रहेगा। बट न्यूटन लॉ कहता है कि क्योंकि इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं आया, सेंटर मास जहाँ था वहीं रहेगा। अब बड़ा कंफ्यूजन है, सेंटर मास जहाँ था इसी लाइन पे था, इसी लाइन पे ही रहेगा, और आदमी के पास भी रहेगा। मतलब होगा क्या? By the time the man moves to the other end of the boat, you will see the boat has moved to this position and the man is standing here. तो आदमी के पास भी है और जहाँ था वहीं भी है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? That is the miracle of Newton's first law. तो जैसे जैसे आदमी चलने लगेगा, you will notice that the man or the boat moves in the opposite direction. Suppose the man moves in the opposite direction by a distance x. चलेगा कि नहीं चलेगा पीछे की तरफ? समझ में आ रहा ना? अब ये आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो considering again the same thing, quote unquote मैं बोल रहा हूँ, considering the man and the boat as a single system, no external unbalanced force acts on the system, the center of mass of the system will remain at rest because there is no unbalanced external force acting on it. Center of mass जहाँ था वही रहेगा। मतलब M1 अगर L1 जाएगा तो M2 अपोजिट डायरेक्शन में L2 जाएगा ही जाएगा। चलो मानते हैं कि M1 इज मास ऑफ द बोट जो कि 100 kg है। कितना गया इधर को? x1, इसका हो गया x। आदमी कितना है? मास 40 kg का, उसका डिस्प्लेसमेंट उधर को कितना हुआ? कितना है? ये गया 10 और बोट वापस आ गया x, तो कितना हुआ? 10 माइनस x। तो आदमी उधर को गया 10 माइनस x, बोट इधर को आया x, तो सेंटर मास को बैलेंस रहना है। सो एज सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, आप क्या कहोगे? आप कहोगे m1 x1 मस्ट बी इक्वल टू m2। क्या बात समझ में आया? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? बोल अंडरस्टूड।
अभी समझ में आ रहा है न्यूटन लॉ की अहमियत क्या है? ये नहीं कि बस में चल रहा है, बस चलने लगेगा तो पीछे गिर जाओगे, रुक जाएगा तो आगे गिर जाओगे, टिकट नहीं दोगे तो ड्राइवर निकाल देगा, ये सब नहीं बताते। समझ में आया क्या? क्या यहाँ से आपको x का वैल्यू मिला? कितना मिला? 20/3। तो आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये 20/3 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन कितना हो गया? टोटल था 10 माइनस 20/3 इज इक्वल टू 40/3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन क्या हो गया? 40/3 मीटर। क्या बात समझ में आया? क्या बोर्ड का पूछा था क्या? हाँ मैं था तो। अरे x निकला 20/3 ना, तो x किसका डिस्प्लेसमेंट था? बोर्ड का। तो मैन का कितना हुआ? 10 माइनस 20/3। आया समझ में? चीजें पकड़ में आ रहा है क्या? सर 10 माइनस 20/3 40/3 ये 10/3 होता है। मेरे को तुम लोग बदनाम करोगे यार ऑन वीडियो में। ये 10/3 लिखा है, बाकी तो मिसप्रिंट है। देखो 10/3 तो लिखा है। हुआ क्या समझ में आया? चलिए एक सिमिलर कोचिंग देता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हियर इज ए सिमिलर बोट। अब यहाँ पे हुआ यूं है कि 100 kg का बोट है और ये बोट का भी लेंथ कितना है? वही 10 मीटर, पुरानी वाली बोट। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है 40 kg वाला, दुबला पतला। इधर कोई हेवी आदमी खड़ा है 60 kg वाला। अगर ये दोनों आदमी अपनी अपनी जगह बदल देंगे, ये इधर आ जाएगा, उधर चले जाएगा, बोट मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? पहले सोच के बताओ, बोट किधर को मूव करेगा? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, अपवर्ड, कि डूब जाएगा? सोचो। मैं चाहता हूं कि पहले आपको कंसेप्ट पकड़ में आए, आंसर में कुछ नहीं रखा है। अगर इफ द टू पर्सन्स इंटरचेंज देयर पोजीशंस, क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ द टू पर्सन्स interchange their positions, find the displacement of boat। स्कूल वाली न्यूटन्स लॉ तो आप लोग खुद से निपट लोगे नहीं? एग्जाम्पल दे के लिखना। रस्टिंग ऑफ कारपेट, वो कैरम डॉट को मारते हैं तो रुक जाता है, फायरिंग करते हैं तो ग्लास में एक होल बन जाता है, नहीं? स्कूल वाला एग्जाम्पल तुम लोग कर लोगे। मैं थोड़ा उसका हाई फंडा वाला चीजें बता रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना सीढ़ी? क्या? हाँ समझ में आ रहा है? चलो अब ये पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर 20/7 होगा किसमें? पहला वाला क्वेश्चन में ये कौन गधा बताया था मेरे को? 20/7 तो मेरे को इसमें ये पार्ट में मेरा कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट ये ऊपर वाला पार्ट में खत्म हो गया। जो गलत बताया तो मार खाएगा। 70 माइनस 20 कितना हो गया? 50/3। वही देखो 10 और पहले में 40 लिखा था, मिलके 50 हुआ कि नहीं हुआ? मैं सही लिखा था, अभी 10 लिखा था, पहले 40 लिखा था, वही है। अब हुआ? अभी समझ में आया क्या? देखो मैथमेटिक्स का मैं सही होने का दावा नहीं करता, मैं थ्योरी बता रहा हूँ। फिजिक्स टीचर्स आर वीक इन मैथमेटिक्स, है नहीं? चलो ये मान के चलो मेरा लॉ। हाँ तो आप लोग कहाँ थे? क्या आप बता सकते हो कि बोट किधर को मूव करेगा? देखो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो लड़की का हैंगओवर पुराना क्वेश्चन में, उसको क्यों निकाला था? 7 आएगा 5 आएगा 3, चलो बता दें, तो वीडियो भी गड़बड़ होता। चलो ठीक है, अब समझ में अभी सही बताया कि नहीं बताया हो? कि फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं ठीक है, चलो हाँ नहीं ठीक है, मैं समझ में आ गया। चलो आगे। अब ये पहले बताओ सोचने की तरीका क्या? अभी चिन्मय अभी तक समझ नहीं पा रहा है कि बोट किधर को जाएगा, बोट क्यों जाएगा। सारी जगह राइट, बोट किधर को जाएगा?
राइट हो जाएगा। अच्छा चलो सोचते हैं, देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ था, बीच में था कि 40 kg के पास कि 60 kg के पास, 60 kg के पास था, इस लाइन पे कहीं ना कहीं था। अब ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, इसको हरदम 60 kg के पास ही रहना है और जहां था वहीं रहना है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब होगा यूं कि जब ये सिस्टम मूव करेगा तो आप देखोगे ये बोर्ड कुछ ऐसे सरक जाएगा, बोर्ड कुछ ऐसे सरक जाएगा और ये इधर आ जाएगा, इधर आ गया 60 kg का मैन, इधर आ गया 40 kg का मैन, और सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं अब भी पड़ा है। तो क्या हुआ यूं है कि जो बोर्ड जो है इधर को सरक गया है, बोर्ड विल बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट। बस उतना ही पूछेंगे, समझ में आया? अच्छा बताओ सोच के, अगर दोनों आदमी बीच में आ गए, बोर्ड किधर को जाएगा, किधर को जाएगा? बोथ ऑफ देम कम टू द मिडिल। फिर भी बोर्ड तो राइट में रहेगा, क्योंकि दोनों आदमी बीच में है, बोर्ड का सेंटर, आदमियों का सेंटर सब बीच में ही रहेगा और जहां था वही रहेगा, मतलब बोर्ड इधर को सरकेगा। मतलब यू आर एबल टू इमेजिन, क्यों पुजारी? अब क्या निकालना है, बोर्ड कितना सरकेगा? चलिए मासेस लेते हैं। M1 हो गया बोर्ड का मास जो कि 100 kg, क्या उसका dx1 आप बताओगे कितना गया है? उधर को गया है x। अच्छा M2 हो गया 40 kg वाला आदमी, क्या उसका dx2 आप बताओगे? ये 40 kg गया इधर, बोर्ड सरक गया x, तो कितना होगा? अरे सॉरी, ये हो गया 10 प्लस x। और जो M3 है 60 kg वाला आदमी, इसका dx3 कितना हुआ? ये इधर को आया 10, बोर्ड सरक गया x, तो इधर को कितना आया? माइनस ऑफ 10 माइनस x। क्या बातें समझ में आ गई? और फॉर टू मास सिस्टम M1 L1 must be equal to M2 L2 फॉर व्हेन नंबर ऑफ मासेस आर देयर, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होने का कंडीशन क्या था? mi dxi is equal to 0, summation of mi dxi is equal to 0. As center of mass does not move, why? Because no external unbalanced force is applied. आप कहोगे summation of mi dxi must be equal to 0. क्या यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं? है ना, कितना इंटरेस्टिंग। ये जो चीज जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की इनर्शिया ऑफ मोशन की सेंटर मास के कंसेप्ट को लेके बन रहा है, किसी दूसरे मेथड में नहीं बनेगा, पागल हो जाएंगे लोग। और आई टेल यू फॉर योर इंटरेस्ट, IIT JEE में हर साल एक क्वेश्चन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे आता है। सारे कोचिंग सेंटर से जितने हैं, आकाश विकास झकास जो भी है, वो सब उसके ऊपर सोल्यूशन देते हैं, बट हार्डली कोई रहता है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यूज करके सोल्यूशन देता है। वो अपने हिसाब से लंबे चौड़े तरीका करके लेट अस अस्यूम द फोर चीज एक करके निकाल के देते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि इतना अगर कोई सोचेगा एग्जाम में तो 2 मिनट में कैसे करेगा। समझ में? मोस्ट ऑफ द केसेस में दिखा गया है कि दे डू नॉट यूज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लेकिन आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझ में आने लगा है। क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं आएगा, अगर कोई बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस रेस्ट में है तो उनका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा। क्या बात समझ में आया? एक्स का वैल्यू क्या आया? 1 मीटर। द बोर्ड मूव्स बाय ए डिस्टेंस ऑफ +1 आया, मतलब टुवर्ड्स राइट। मान लो कि गलती से कोई सोचा नहीं, इधर को दे दिया x, अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ dx1 dx2 dx3 ले लिया, निकालो आंसर आएगा, लेकिन x का वैल्यू -1 आएगा, मतलब इधर को -1 आएगा, है ना? क्या चीजें समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सपोजिंग हम कहेंगे हियर इज ए बैलून एंड हियर इज ए मंकी हैंगिंग फ्रॉम द बैलून। मंकी का मास दिया हुआ है 5 kg, बैलून का, गैस बैलून का मास दिया हुआ है 3 kg। गैस बैलून है तो गैस बैलून गैस से भरा हुआ है, ठीक। If the thread breaks, अगर ये थ्रेड टूट गया, who moves faster? कौन जल्दी जल्दी मूव करेगा?
मंकी और बैलून। अब जैसे थ्रेड टूटेगा तो बंदर नीचे बैलून ऊपर, कौन जल्दी जल्दी भागेगा? कुड यू फॉलो द क्वेश्चन? इसको हम लोग अपनी फंडामेंटल तरीके से कर सकते हैं, बट यूजिंग न्यूटन्स फास्ट लॉ चलो करने की कोशिश करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सोचो कि इफ आई कंसीडर देम एज ए सिस्टम, जो टेंशन इन द थ्रेड था वो एक्सटर्नल फोर्स था कि इंटरनल फोर्स था? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सारी बात तो एक्सटर्नल फोर्स पे पड़ा है। क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था? हाँ था। क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स था? एक तो इसके ऊपर ऑफ थ्रस्ट आ रहा होगा, एक इसका अपना वेट आ रहा होगा, एक बंदर का वेट आ रहा होगा, और ये रेस्ट में था, मतलब सब कुछ जीरो था। थ्रेड टूटेगा उसके बावजूद, थ्रेड टूटेगा उसके बावजूद सब कुछ रेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? सब कुछ मतलब सेंटर ऑफ मास, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। अगर पूरी को हम सिस्टम मान लेते हैं, है नहीं, पूरी सिस्टम मान लेते हैं, तो ये पूरा सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। मतलब ये तो मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, बट सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। ग्रेविटी तो एक्ट करेगा ना पूरा सिस्टम। कर नहीं रहा है क्या? दिखा तो रहे। नहीं सर, लाइक थ्रेड कट जा कि कटने से पहले नहीं आ रहा था क्या ग्रेविटी? कटने से पहले भी ग्रेविटी आ रहा था। सेंटर ऑफ मास क्यों रेस्ट कर रहा है? अरे फिर से खुद को बंदर की जगह पे समझो और देखो कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये रेस्ट में था, सब कुछ रेस्ट में था, ये सिस्टम रेस्ट में था। क्वेश्चन में दिया है कि ये रेस्ट में था। अब अगर थ्रेड टूटेगा तो रेस्ट में क्यों था? क्योंकि वहां पर कुछ बुआंट फोर्स था, इसका कुछ वेट था, इसका कुछ वेट था, B was equal to W1 plus W2, इसलिए सिस्टम रेस्ट में था। अगर थ्रेड को काट देते हैं उसके बाद ये पूरे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? अब भी W1 है, अब भी W2 है, अब भी B है, तो नेट फोर्स क्या हो गया सिस्टम के ऊपर? जीरो। नेट फोर्स जीरो है, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तो ये भागेगा, ये भी भागेगा। विल द सेंटर ऑफ मास मूव? नो, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। तो क्या लिखेंगे? इवन द टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स ऑफ सिस्टम ऑफ बैलून प्लस मंकी। तो इसको कट करने के बाद सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, लेकिन बंदर भागेगा, बैलून भी भागेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं भागेगा। मान लो बैलून गया ऊपर बाय डिस्टेंस x1, बंदर नीचे आया बाय डिस्टेंस x2, एज सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। आप क्या कहोगे? ये गया 3 kg गया x1 और 5 kg गया x2, तो दे मस्ट बी इक्वल, है कि नहीं? जब 3 kg जाएगा x1, 5 kg जा रहा है x2, और m1 L1 मस्ट बी इक्वल टू m2 L2, तो 3x1 इक्वल 5x2 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? क्यों प्रधान गिर गए क्या बंदर के साथ? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो गौरव, आया? तो 3x1 इक्वल 5x2 का मतलब क्या है? x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है? x1 इज 5/3 टाइम्स x2, मतलब x1 बड़ा है। इसका मतलब x1 इज ग्रेटर देन x2। तो कौन जल्दी जल्दी भाग रहा है? जब ये x1 जा रहा है, ये x2 जा रहा है, तो कौन जल्दी जल्दी भाग रहा है? बैलून। बैलून मूव्स फास्टर। समझ में आया? अगर हम कहें कि बैलून का मास 5 kg होता, बंदर का 3 kg होता, तो बंदर मूव्स फास्टर, दिस स्मॉलर मास विल मूव फास्टर। समझ में आया? तो पता चला बैलून मूव्स फास्टर। ठीक है, कौन जल्दी जल्दी मूव करेगा? सोचने की दूसरी तरीका है, यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ मैकेनिक्स आल्सो यू कैन डू। सोचो तो बैलून कितने एक्सीलरेशन में भागेगा? अब ये सिस्टम रेस्ट में था, तो मतलब B क्या था? W1 प्लस W2 के बराबर था। W1 कितना था? 3G। W2 कितना था? 5G। तो B कितना था? 80 न्यूटन। ये 80 न्यूटन है, काटने के बाद ये 30 न्यूटन, नेट फोर्स क्या हो गया? 50 न्यूटन। क्या एक्सीलरेशन होगा? 50/3, जबकि इसका G 10, ये 50/3 मतलब 16.66। ये 16.66 एक्सीलरेशन ऊपर जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सीलरेशन में नीचे जाएगा। कौन जल्दी जा रहा है? बैलून। समझ में आ रहा?
पर न्यूटन की नजरिए से हम देखने की कोशिश करें। क्या समझ में आ रहा है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 5। सोचो कि ये कोई एक प्लेट है एंड इट इज, यहाँ पर कोई एक कीड़ा बैठा हुआ है। यहाँ पर कोई एक कीड़ा बैठा हुआ है, ठीक है, ये कीड़ा, एंड द सिस्टम इज बैलेंस्ड। द सिस्टम इज बैलेंस्ड। ऑब्वियसली कीड़े के पास कहीं होगा, सिस्टम बैलेंस्ड। अब सब कुछ रेस्ट में है, ठीक है। अगर ये कीड़ा इधर धीरे धीरे चलने लगेगा तो ये प्लेट किधर को गिरेगा? नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एट ऑल कॉन्टैक्ट्स। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एट ऑल कॉन्टैक्ट्स। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एट ऑल कॉन्टैक्ट्स। If insect move to the free end to the other end, और moves की जगह walks लिखेंगे, walks towards the other end, walks towards the other end, मिटा दो। Insect walks towards the other end of the bar. The bar will rotate clockwise or anti-clockwise. ये तो सबको मालूम है, न्यूटन कुछ दूसरा बताएंगे। सोचो, ये क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? ये पूरा सिस्टम का सेंटर मास कहाँ है? बैलेंस्ड है, मतलब यहाँ पे। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दियो, कीड़ा मूव करेगा? कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो सेंटर मास जहाँ था वही रहेगा ही नहीं रहेगा। मतलब जैसे जैसे कीड़ा इधर आने लगेगा ये प्लेट इधर को सरकने लगेगा और हरदम सेंट्रल मास जहां था वही रहेगा, और जहां पर सेंट्रल मास है वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एंड इट इज सपोर्टेड। विल इट फॉल? नो। कीड़ा अगर चलते चलते दूसरे एंड में भी आ जाएगा, जब तक वो दूसरे एंड में पहुंचेगा ये सरक के इधर आ गया होगा, छोटा वाला हिस्सा इधर होगा। आर यू रीडिंग? दिस विल नॉट फॉल, इट विल रिमेन एट रेस्ट। नाइदर इट विल रोटेट क्लॉकवाइज नॉर एंटी क्लॉकवाइज, द बार विल रिमेन एट रेस्ट। ये सोचने वाली बात हुआ। क्या बात समझ में आ रहा है? जो दिख रहा है वो नहीं है, कुछ अलग है। हाँ, अगर इसको मैं फिक्स कर दिया था तो ये इधर आता तो ये घूम जाता। फिक्स नहीं किया, रखा हुआ है सब कुछ। तो जैसे जैसे ये चलेगा, मान लो किसी एक कारपेट पड़ा है, जैसे बोट के ऊपर आदमी चल रहा था, बोट पीछे भाग रहा था, नहीं भाग रहा था, तो जैसे ये कीड़ा चलते चलते इधर आने की कोशिश करेगा, ये बार सरकते सरकते इधर जाएगा, और जब तक कीड़ा के इधर पहुंचेगा आप देखोगे बार भी कुछ ऐसा ही पोजीशन में आ गया है, छोटा बड़ा हिस्सा इधर को है। आर यू गेटिंग? थिंग्स आर अगेन बैलेंस्ड, so it will not fall, neither rotate. समझ में आया? The bar does not rotate. सर यहाँ फ्रिक्शन सा नहीं है, तो सकेगा कैसे बार? फ्रिक्शन नहीं है ना? हाँ सर, तो बार कैसे सकेगा? नहीं, फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है कि नहीं तो कीड़ा चलेगा कैसे? अगर कीड़ा के पास फ्रिक्शन नहीं है तो कीड़ा चल सकता है क्या? There is no neglect friction at the pivot. ऐसे लिख देते हैं, at the pivot, at the support। थोड़ा हाँ, अभी बात सही बोलो, at the support। नहीं तो कीड़ा कैसे चलेगा? अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कीड़ा चल सकता है क्या? क्या बातें समझ में आया? सपोर्टिंग पॉइंट में कोई फ्रिक्शन नहीं है। आया समझ में? चलिए देखते हैं, दिमाग लगाओ। सर हमारा एग्जाम है कल है? आज है सर, आज अभी है। है सर, अभी अभी है। तो पहला क्वेश्चन ये देख लो, सर को बोलो कि सर फिजिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ देन कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश। हाँ, और देखो ये क्वेश्चन को तुम लोग करके
दोगे किस में बताओ? हाँ सर वो हाँ, ये अच्छा है ना? हाँ ये ये 4 आदमी हैं, चारों का मास m है, A B C D. 4 persons are standing at the corners of a raft. Raft you understand? हाँ, पानी में एक राफ्ट बना है. Neglect mass of raft. राफ्ट का मास ये आदमी के कंपैरिजन में काफी कम है. If B, C, D move to A, then what will be displacement of each person? क्या हुआ? A, B, C, D चारों का मास m है, चारों कोने पे चारों खड़े हुए थे, सिस्टम रेस्ट में था पानी में, राफ्ट का मास नेग्लिजिबल स्मॉल है. ए में कोई व्हाट्सएप में कोई मैसेज आया, बोला आओ देखो देखो, तो बी सी डी उसके पास गए देखने के लिए. जैसे बी सी डी ए के पास चले गए, पूछा है कि हर एक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, डी का कितना. हाँ, मास एम है तो इक्वल है कि नहीं है, तुमको समझ में आया? सबका मास एम है, लिखा है सबका मास बराबर है. क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पर्सन व्हेन दे रीच पॉइंट ए. ए का कितना है, वो अपनी जगह खड़ा है, बी गया, सी गया, डी गया, नहीं, सबका डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है. और चैनल में तुम लोग अच्छे लोग आंसर बताते हो. देखते हैं आंसर कौन चैनल में सबसे पहले देता है. बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सी का कितना होगा, डी का कितना होगा, ए का कितना होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख देना, क्योंकि डायरेक्शन तो लिख नहीं पाओगे. फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद.